जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका होस्ट सलीम मोहम्मद हाज़िर खिदमत है। मेरे लफ्ज़ मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे E9 वीज़ा की जो कैटेगरी फ़िश कैटेगरी है उसके बारे में, जो उसका स्किल टेस्ट है उसके बारे में जो हमें दस्तयाब मालूमात हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएँगे कि ये चूँकि ख़ासा मुश्किल काम है और इसमें ख़ासकर जो ऑन शोर फ़िशिंग है, वो बहुत मुश्किल काम है और वो मुश्किल से भी मुश्किल है। और साथ ही हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि 2014 के अंदर कैसे जो है वो एक इंडोनेशियन जो E9 वर्कर था, वो बेचारा सिर्फ उसे 9 दिन हुए थे और साथ वाले जो कोरियन जो उसके वर्कर्स थे मकामी वहाँ के, उन्होंने कैसे उसे जो है वो सिर्फ 9 दिन के बाद तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। और फिर इसके बाद कुछ अरसा जो है वो पाबंदी भी लगी रही और फिर दोबारा से जब हालात नॉर्मल हुए तो फिर इस कैटेगरी में लोगों का जो है वो इजरा होना शुरू हुआ। तो मैं इसकी वज़ाहत करता चलूँ कि फ़िश कैटेगरी का जो काम है वो 2 तरह से होता है। एक तो सी फार्मिंग होती है और दूसरी ऑफ़शोर और ऑनशोर फ़िशिंग होती है। तो ऑफ़शोर का मतलब जैसे आप समझते होंगे कि ये समंदर से बाहर जो होता है फ़िशिंग जो होती है उसको ऑफ़शोर कहते हैं और इनशोर जो होती है वो समंदर के अंदर रहते हुए जो फ़िशिंग होती है तो उसको कहते हैं। और सी फार्मिंग जो है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि यहाँ पे पानी के वो पॉन्ड्स बना लेते हैं और वहाँ पे वो छोटे मछलियों के बच्चे फेंक देते हैं और फिर उसकी आगे जो है वो पैदावार बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे जो सी फार्मिंग होती है उसके अंदर वहाँ पे ऑयस्टर्स, प्रॉन और जो फिश होती है उसके वो बच्चे उसके अंदर छोड़ते हैं और फिर उनकी आगे पैदावार होती रहती है। तो पाकिस्तान में चूँकि उन तमाम दूसरी चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ फिशिंग होती है तो इसलिए लेकिन आपको समझाने का बात करने का मकसद है कि काम उस तरह का ही होता है। अब मैं इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको जो है एचआरडी की पॉलिसी और गाइडलाइंस शेयर किए देता हूँ ताकि आप लोग उसको जब स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझने में आसानी हो जाएगी और उसके बाद फिर आपके लिए हमने वो जो है एचआरडी की जो एक मूवी क्लिप है वीडियो ट्यूटोरियल है जो वो आपके साथ शेयर करूँगा उसको आप देख लीजिएगा। फिर एक और क्लिप है जो कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड वर्किंग के बारे में है, उसको आप देख लीजिएगा। तो वो फिर आप जो है आपको स्किल टेस्ट का सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कैसे होता है। तो पहले ज़रा आप काइंडली इसको पॉलिसी गाइडलाइंस जो हैं उनको आप रीड कर लीजिए। तो नाज़रीन ये देखें कि ये जो है आपका टेस्ट प्रोसीजर आ गया। इसमें आपके जो टेस्ट हैं वो इंसर्ट पिन्स वाला है और ट्रांसपोर्ट आइटम्स है और उसके बाद जो है ये देखें कि आपने जो रोलिंग रोप है उसकी नोटिंग करनी है। और फ़िशिंग के अंदर सबसे जो अहमियत का हामिल है वो आप इसको ये देखेंगे कि ये जो आपकी नॉट्स आपने इसको बनानी है, आपने जो रोप की वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं वो। इसमें ये देखें इसकी दो तीन टाइप्स हैं इसकी कि आपने कौन कौन सी जो है वो नॉट्स जो हैं वो बनानी है। पहली जो है वो फिशरमैन नॉट है, इसका नाम है, ये देख लीजिए आप, इसको अपने डिटेल से देख लीजिएगा। उसके बाद है बॉलिन नॉट है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर जो तीसरे नंबर पे है वो क्लव हिच है। तो ये जो है आपने इनको मतलब सीख लेना है कि कैसे इनको बांधना है। उसके बाद ये फिर लिस्ट ऑफ टेस्ट फैसिलिटीज़ है कि इसके अंदर जो जो आइटम्स यूज़ होंगे वो आपको जो स्किल के अंदर होते हैं उनकी ये पूरी है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपके सामने था, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। तो नाज़रीन आपने ये पॉलिसी गाइडलाइंस जो हैं ये इसको आपने देखा। अब मैं थोड़ा-सा इसमें वज़ाहत करता चलूँ कि जो सी फार्मिंग है, उसके अंदर सिर्फ़ 3 गेम्स होती हैं। एक तो इंसर्ट पिन वाली गेम है जिसके अंदर वो 36 वो होल होते हैं और उसके अंदर आपने उन पिन्स को जो है पुट करना होता है। उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ आइटम्स होती है जिसके अंदर के वो एक कार्टून होता है, उसके अंदर वो कुछ वेट पुट कर देते हैं और उसका आपने वेट जो है वो वेइंग स्केल के ऊपर उसको आप रखते हैं वो। तो चूँकि पाउंड्स में होता है, आपने उसका बड़ा एक्यूरेट जो है वो वेट बताना होता है और उसके बाद ये होता है कि वो सैंड बैग्स हैं, आपने उनको 20 किलो का वो एक बैग होता है और 6 बैग आपने जो है आपने वो ट्रांसपोर्ट करने होते हैं और खवातीन के लिए वो 6 बैग लेकिन उनका वज़न जो है वो 15 किलो होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो व्हील बैरो का जो है वो आपने यूज़ करना होता है, वो एक ख़ास डायरेक्शन में आपने लेके जाना है और उसको फिर आपने वापस लेके आना है। अच्छा, वो ये मैं कल ऑलरेडी या दूसरी जो और कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर मैं ऑलरेडी ये जो एग्रीकल्चर वाली स्पेशली जो स्किल टेस्ट के जो मैंने वो व्लॉग बनाया, उसके अंदर ये गेम्स आप देख लीजिएगा तो वो सेम है क्योंकि यहाँ पे फिर व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा।
लेकिन अभी जो इसमें अलहदगी है वो है जो कि ऑन शोर और ऑफ शोर जो फार्मिंग है फिशिंग की, वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो वो आपको मैं आपको दिखाता हूँ। पॉलिसी गाइडलाइंस ये आपने पढ़ ली हैं। उसके बाद आप ये एचआरडी का जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसको देख लें। ये एचआरडी की साइट पे भी मौजूद है, लेकिन चूंकि अभी आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। इसको देख लें प्लीज़। तो नाज़रीन ये देखें कि ये यहाँ पे वज़न हो रहा है, यहाँ पे ये कार्टून्स हैं, ये कार्टून्स के अंदर जो है वो वेट है, डिफरेंट आइटम्स उन्होंने डाले होंगे वज़न बढ़ाने के लिए। और फिर ये वेइंग स्केल पे वो जो है वो रीडिंग चेक करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि जी इसका वज़न क्या हुआ। तो वो आपने चूँकि पाउंड्स में होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो बड़ी आपने केयरफुली जो है उस कैलकुलेशन को आपने उन्हें इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो इसके बाद फिर ये देखें कि दूसरा कैंडिडेट, और उससे भी उन्होंने वैसे ही थोड़ा सा वज़न बढ़ाया, और उससे उन्होंने वही पूछा कि जी वज़न क्या है। तो चूँकि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के आपने वज़न करने हैं, अगर आप गलत कर देंगे तो फिर आपका स्किल टेस्ट जो है वो अल्लाह को प्यारा हो सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी रीडिंग्स की जो है वो थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग करके जाइएगा। उसके बाद ये है कि अगला जो मरहला है वो आप इसको देखें कि इसके अंदर वो उन्होंने शुरू कर दिया जो वज़न का ट्रांसपोर्टिंग जो है वो करनी है। तो ये देखें कि वज़न आपने जो है वो स्पीडीली जो है वो वहाँ पे लेके जाना होता है। 20 किलो जो है वो मेल के लिए है, 6 बैग आपने जो हैं वो ट्रैवल मतलब उसको आपने उधर फेंकने होते हैं। और फीमेल्स के लिए जो है वो 15 किलो का एक बैग होता है, सैंड बैग होता है, और उसको उन्होंने वहाँ से वो जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है। तो वो मतलब पहले आपने उधर लेके जाने हैं, फिर आपने उनको जो है वो उधर से इधर लेके आना है। तो उसको ज़रा आप देख लीजिए। अच्छा, आपने ये एचआरडी की जो है ये तो स्किल टेस्ट के हवाले से थी। ये आपने देख ली, पॉलिसी गाइडलाइंस आपने देख ली, ये उनका स्किल टेस्ट से मुताल्लिक जो है इसको आपने देख लिया। अब जो वहाँ पे वर्किंग है उसको आप देखें कि जो वहाँ पे ऑन शोर वर्किंग होती है फिशिंग की, उसको ये मैं छोटा सा क्लिप इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आप इसको देख लेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे वर्किंग कैसी है। इसको प्लीज़ देख लीजिए। तो नाज़रीन ये देखें कि ये जो है ऑन शोर आप देख रहे हैं फ़िशिंग को, कि ये कैसे उनको जो है ये फ़ीड जो है मछलियों को ये फ़ीडिंग करवानी है। आपने ये जो कंटेनर हैं इधर ही रहना है आपने। और ये जो फ़ीड होती है, मज़े की बात ये है कि फ़ीड की तैयारी में छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं। ये जो पैलेट्स आप देख रहे हैं, ये जो फेंक रही है या फेंक रहा है, तो ये फ़ीड के अंदर छोटी मछलियाँ इस्तेमाल होती हैं। अब इस वीडियो को देख, ये ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद भी है, मैंने वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा इस वर्किंग को देखने के बाद कि ये कितना मुश्किल काम है। मुझे ज़ाती तौर पे खुद भी इसका तजुर्बा है पानी के अंदर रहने का। मैं अबू धाबी के अंदर रदरफोर्ड ऑयल एंड गैस के अंदर जब मैं था, तो वहाँ पे जब हम समंदर के अंदर होते थे तो ठीक है, नो डाउट कि वहाँ पे जो लाइफ़ है आपकी वो बड़ी लग्ज़री आपको प्रोवाइड करते हैं। मुझे 28 दिन जो है मुझे वर्किंग होती थी और 28 दिन छुट्टी होती थी। 28 दिन वर्किंग, 28 दिन छुट्टी। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम होता है कि आप समंदर के अंदर ना, तो आपका ऑक्सीजन जो है उससे लेवल बड़ा आपका कम हो जाता था, वो बड़ा इशू रहता था। और उसके बाद फिर था बीपी का बड़ा प्रॉब्लम होता है, जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए वो 28 दिन का जो रोटा सिस्टम होता है, 28 दिन काम करना, 28 दिन छुट्टी। लेकिन चूँकि यहाँ पे आप लोग एज़ E9 वर्कर होते हैं, तो यहाँ पे आपको छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। छुट्टी आपको वही जो वीकेंड पे होनी है, वही होनी है। तो इतना अरसा जब आप समंदर के अंदर रहेंगे तो ऑफ कोर्स के आपको जो है वो मेडिकल के इश्यूज़ आते हैं वहाँ पे। तो अब मैं आपको ये एक रिपोर्ट आप देखिए ज़रा, इसको आप स्टडी करेंगे तो स्टडी करके आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे जो है ये E9 वर्कर जो इंडोनेशियन वर्कर था बेचारा, साथ वाले जो कोरियंस लोग थे उन्होंने कैसे उस बेचारे को 9 दिन के बाद जो है तशद्दुद करके उस बेचारे को जान से मार दिया। वो उससे पहले वो उसने कंप्लेंट भी की, वो बीमार भी था, उसे मेडिकल इश्यूज़ भी थे। लेकिन वहाँ पे देखें परदेश में कौन आपकी केयर करता है? कोई नहीं करता है। आपने खुद ही अपनी केयर करनी होती है। वो पंजाबी च की कहंदे ने कि उन्हां नूं जिहड़ा है ना वो चमड़ी नाल प्यार होंदा है, जो भी आपके मालकान होते हैं, आपसे जो काम ले रहे होते हैं। तो ख़ैर ये एक अलहदा से सिलसिला शुरू हो जाएगा फिर बहस का। लेकिन आपको सिर्फ़ बताना मकसूद था। आप ये इसको रिपोर्ट को खुद स्टडी कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसको देख लीजिए प्लीज़।
आपने ये रिपोर्ट देखी। इसके बाद फिर आपका वही फिज़िकल टेस्ट होता है जो कि कॉमन है सब लोगों के लिए कि आपकी जो है हैंड ग्रिप चेक की जाती है कि आपके राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की वो जो ग्रिप है उसकी कितनी है, उसकी पावर्स कितनी हैं। वो एज़ जो स्टैंडर्ड है वो आपके राइट हैंड की वो 40 होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड की 42 होनी चाहिए, आपकी बैकबोन जो पावर है वो 110 होनी चाहिए। मतलब इससे नीचे भी लोगों की आती है तो फिर क्या होता है, मैं ऑलरेडी पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो फिर उसका लेवल नीचे आ जाता है, ज़्यादा होगी तो आपका लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद फिर वो तीसरा मरहला वही आपका इंटरव्यू का होता है जिसमें वो 40 मिनट का क्लिप बनता है जो कि आपके मालकान को भेजा जाता है। उसके अंदर आपसे जो है वो फ़िशिंग का जो सामान होता है उससे मुताल्लिक आपसे वो पूछा जाता है, तस्वीरें आपको दिखा के फिर आपका छागीस हो गया होता है। फिर आपके जो बेसिक जो कोरियन अंडरस्टैंडिंग के सवालात होते हैं, वो होते हैं। तो उनके आपने उनको जवाबात देने होते हैं। तो ये चंद सवालात पूछे जाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका ये स्किल टेस्ट का जो मरहला है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो व्लॉग बहुत लंबा हो गया, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।